एल्डिहाइड व कीटोन के बारे में हम पढ़ रहे थे और एल्डिहाइड कीटोन में हमने नामकरण समावयवता बनाने की विधियां देखी थी। अब आगे हम कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। अभिक्रियाएं यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, कार्बोनिल समूह की संरचना। कार्बोनिल समूह की संरचना कैसी होती है? कार्बोनिल समूह में कार्बन एवं ऑक्सीजन द्विबंध के द्वारा बंधित हैं। तो जब हमें संरचना बतानी हो तो संरचना का अर्थ होता है कि कार्बन पर बंध कोण क्या है, ऑक्सीजन कितने कोण पर जुड़ा हुआ है, संरचना समतलीय है या चतुष्फलकीय है, रेखीय है, किस प्रकार की संरचना है। तो जब भी आपको कहीं किसी यौगिक की संरचना के बारे में ज्ञात करना हो तो यहाँ पर मुख्य जो हमारा क्रियात्मक समूह है कार्बोनिल, उसमें दो अणु, हमारे दो परमाणु जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और दोनों के पास ही एक पाई बंध है। जितने पाई बंध हों, बंध कोण किस पर निर्भर करेगा? संकरण पर। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, संकरण कैसा है। तो जब संकरण हमें ज्ञात करना है किसी भी चीज़ का, किसी भी परमाणु का, तो हम ये देखें कितने पाई बंध है। एक पाई बंध है तो एक पी कक्षक असंकरित छोड़ दें, शेष बचे एक एस कक्षक और दो पी कक्षक, दोनों मिलकर sp2 संकरण हो जाएंगे। तो कार्बन के पास एक पाई बंध है, कार्बन का संकरण भी क्या होगा? sp2। और ऑक्सीजन के पास एक पाई बंध है, ऑक्सीजन का संकरण भी होगा sp2। sp2 संकरण के बाद, sp2 संकरण का अर्थ क्या है कि तीन कक्षक 120 डिग्री के कोण पर होंगे। कार्बन के तीन सिग्मा बंध बन जाएंगे और pz कक्षक जो है वो उसका पाई बंध बनाएगा। ऑक्सीजन का एक सिग्मा बंध बनेगा। शेष दो बचे हुए जो sp2 संकरित कक्षक हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन के युग्म है हमारे पास, अभी 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास अतिरिक्त हैं, वो 2-2 इलेक्ट्रॉन समूह में आ जाएंगे। और pz कक्षक असंकरित जो है, असंकरित में एक इलेक्ट्रॉन है, वो आपका पाई बंध बनाएगा। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण जो पाई बंध दिखाई दे रहा है वो सिग्मा बंध के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हैं। विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अधिक नज़दीक होते हैं और कार्बन के कम, जिसके कारण कार्बन पर डेल्टा धनावेश और ऑक्सीजन पर डेल्टा ऋणावेश आ जाता है। तो यदि हम कहें कि संरचना कैसी है कार्बोनिल समूह की, तो समतलीय है, त्रिभुजीय है कार्बोनिल समूह की, और बंध कोण जो होगा वो लगभग 120 डिग्री का होगा। अभिक्रियाओं की जब हम बात करते हैं तो अगली स्लाइड ले लें जरा सा। पिछली कक्षा में मैंने बात की थी कि दो प्रकार की अभिक्रियाएं मुख्यतः कार्बोनिल जो यौगिक हैं उसमें महत्वपूर्ण हैं, और कार्बोनिल यौगिकों में नेम रिएक्शन बहुत सारी आएंगी, और कार्बोनिल यौगिकों की जो रिएक्शन है कंपाउंड्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेम रिएक्शन जब बाद में आएंगी तो हमें नाम के साथ में याद होना चाहिए, और कौन सी रिएक्शन में क्या उत्पाद बनेगा वो डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा किस पर, कि अभिक्रिया जो दो प्रकार की मैं बता रही हूँ उसमें से कौन सी है। पहली अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी योगात्मक अभिक्रिया? कार्बन, देखिए इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया होती है एल्कीन में। एल्कीन का द्विबंध जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, क्योंकि एल्कीन का जब द्विबंध होता है तो दोनों ओर कार्बन कार्बन है, ठीक है, और ये दोनों जो कार्बन हैं दोनों समान विद्युत ऋणता के हैं, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो दोनों कार्बन के मध्य विभाजित है, बराबर बटे हुए हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास एक्स्ट्रा? इस कार्बन के पास भी और इस कार्बन के पास भी, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। कौन से इलेक्ट्रॉन की? पाई इलेक्ट्रॉन की। तो जो आक्रमण करेगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स ने ही। एल्कीन में अभिक्रिया होगी इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिकों में क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अलग अलग है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण डेल्टा ऋणावेश और कार्बन पर डेल्टा धनावेश होगा, और क्योंकि नाभिक स्नेही का आक्रमण
कार्बन पर होता है, इसीलिए अभिक्रिया को नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो पहली प्रकार की अभिक्रियाएं जो होंगी वो होंगी योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया जो होंगी वो कार्बोनिल समूह पर नहीं होगी, या कार्बोनिल समूह पर भी होगी तो अभिक्रिया आरंभ होने के लिए जो कार्बोनिल समूह का पड़ोसी कार्बन है उस कार्बन पर यदि एक प्रोटॉन है, उसके अलावा अतिरिक्त प्रोटॉन भी हो सकते हैं, एल्किल समूह भी हो सकता है, इस पड़ोसी कार्बन के प्रोटॉन के कारण, हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएं होंगी। इस पड़ोसी कार्बन को हम कहते हैं अल्फा। यदि कोई हमारे पास कार्बन की श्रृंखला है इस प्रकार से और किसी एक कार्बन पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ये कोई भी क्रियात्मक समूह हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, कार्बोनिल हो सकता है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, कार्बोनिल हो गया, हेलोजन हो तो हेलोजन हो गया, अल्कोहल है तो OH हो गया। जिस कार्बन पर क्रियात्मक समूह है उस कार्बन के पड़ोसी कार्बनों को कैसे नाम देते हैं, नजदीक वाले को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह से। ठीक है, तो खाली ये बोलने से कि अल्फा है बीटा है मैं पता चल जाएगा कितनी दूर। तो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के कारण दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। तो दूसरी प्रकार की हाइड्रोजन अभिक्रिया जो होंगी वो क्या होंगी, अल्फा हाइड्रोजन है ना के कारण अभिक्रिया। यहां तो हमें समझ में आ गया योग होगा जब नाभिक स्नेही यहां आएगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, ऑक्सीजन पर धनात्मक कोई आएगा, तो या तो हाइड्रोजन आएगा और या इसके अतिरिक्त कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही भी आ सकता है। योगात्मक अभिक्रिया हो गई। ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसके कारण क्यों होती हैं अभिक्रियाएं, क्योंकि कार्बोनिल समूह के पड़ोसी कार्बन का हाइड्रोजन थोड़ा सा सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट क्यों होता है कि ये ऑक्सीजन जो ऋणात्मक है आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये प्रयास कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेने का, और ये कार्बन देख रहा है कि ये ऑक्सीजन अपनी ओर पाई इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है लगातार। तो वो ये देखता है कि पड़ोस में कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति है क्या, दूसरा परमाणु है क्या जो मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे मेरा अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो इसको ऑक्सीजन को कहें कि भाई ये बार बार अपनी तरफ खींचता है, इसको पूरी तरह से ले ले। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जो है वो अम्लीय गुण में आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन क्या कर रहा है इस कार्बन से कि हाइड्रोजन को धक्का दे दो, उसके इलेक्ट्रॉन लेके पाई बंद बना ले। इस ऑक्सीजन की बजाय कार्बन से पाई बंद बनाना चाहेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन की विद्युत ऋणता समान है ना, तो वो इतना ज्यादा अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा उस इलेक्ट्रॉन को पाई बन के जितना ऑक्सीजन कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन को चाहिए भाई तुम ले लो, ये हाइड्रोजन क्या हो गया H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। और H+ के रूप में निकलने का मतलब कि इस कार्बन पर अम्लीय गुण आ गया थोड़ा सा, और यहाँ पर आपके पास कार्बन कार्बन द्विबंध और ये ऑक्सीजन ऋणात्मक, इस तरह से संरचना बन जाएगी। इस संरचना के कारण इसमें अब क्या होगा, अनुनाद होगा। और ये जो अनुनाद होगा, अनुनाद होने से आपके पास जो दूसरी संरचना बनेगी, हाइड्रोजन तो अम्लीय होकर निकल गया, द्विबंध ऑक्सीजन इस कार्बन पर, ऋणावेश कहाँ रहेगा, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन पर विभाजित हो जाएगा अनुनाद के कारण। तो इस कार्बन पर ऋणात्मक आवेश के कारण अभिक्रिया होगी। जो कार्बोनिल कार्बन है वहां पर तो धनात्मक आवेश के कारण क्रिया हो रही है, और उसके पड़ोसी कार्बन पर ऋणात्मक आवेश के कारण हो रही है। अगर कोई दूसरा यौगिक पड़ोस में उपस्थित हो जिसका कार्बन धनात्मक हो, एक दूसरा कार्बोनिल यौगिक का अणु, कार्बोनिल के एक अणु थोड़ी है, बहुत सारे अणु हैं, तो यदि पड़ोसी कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो कुछ अणुओं में से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, कुछ अणुओं में इस कार्बन पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, और पड़ोस में जब दूसरा अणु आएगा एल्डिहाइड कीटोन का,
उसके पास धनात्मक आवेश है, तो एक अणु का कार्बन दूसरे अणु के कार्बन पर आक्रमण कर सकता है। एक अणु में ये जो ऋणात्मक आवेश आया, ये कार्बन एक दूसरे अणु के क्या करेगा, इस कार्बन पर आक्रमण करेगा, तो दो अणु आपस में अभिक्रिया कर सकते हैं। तो कुछ अभिक्रियाएं जो होंगी वो केवल इस कार्बोनिल समूह पर योग की अभिक्रिया होंगी, और कुछ अभिक्रिया जो होंगी वो कैसी होंगी, दो अणुओं की परस्पर अभिक्रिया होगी, क्योंकि एक अणु में तो कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश है और दूसरे अणु में पड़ोसी कार्बन पर हाइड्रोजन जो अम्लीय था उसके कारण ऋणात्मक आवेश है, तो धनात्मक और ऋणात्मक आपस में अभिक्रिया कर सकते हैं। तो अब जो हमारी रिएक्शंस हैं उनको अगर हम आगे देखें कि कैसे कैसे आगे रिएक्शंस आती हैं, यहाँ पर आपको बता दिया कि कार्बन जो है कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन स्नेही, और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो गुण जो दिखा रहा है उस पर आक्रमण विपरीत का होगा, तो ऑक्सीजन के पास ऋणावेश है, ऋणावेश होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होगा, और कार्बन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा, यानी कार्बन स्वयं क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और ऑक्सीजन स्वयं क्या हो गया, नाभिक स्नेही। अगली स्लाइड बताएं। ये देखिए नाभिक स्नेही का आक्रमण, और ऑक्सीजन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही पर आक्रमण कर सकता है। आगे दिखाएं। दो प्रकार की अभिक्रियाएं जो हैं ये आपकी एल्डिहाइड कीटोन में, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और दूसरी प्रकार की अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। हम इन दो समूहों में अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। अगली स्लाइड दिखाएं। अब ये जो अभिक्रिया होती है, होती कैसे है, योगात्मक अभिक्रिया है, कार्बन पर धन आवेश है, कार्बन पर धन आवेश के कारण नाभिक स्नेही का आक्रमण हुआ। नाभिक स्नेही क्या लेकर आ रहा है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए, और ऑक्सीजन का जो ऋणावेश है वो हाइड्रोजन का प्रोटॉन जो है धनावेशित उससे बंध बनाता है। तो ये तो हमारा हुआ कि नाभिक स्नेही और हाइड्रोजन, जो अभी हमने देखा था कि यहाँ पे डेल्टा धनावेश, यहाँ पर डेल्टा ऋणावेश, हमने कहा नाभिक स्नेही और H+। इसका अर्थ है कि जो हमारा अभिकर्मक है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक भाग नाभिक स्नेही, दूसरा भाग इलेक्ट्रॉन स्नेही। या हम इस तरह से ना लिखना चाहें तो हम एक सामान्य सूत्र लिख सकते हैं। सामान्य सूत्र में हम चाहें तो AB लिख सकते हैं, चाहे तो हम YZ लिख सकते हैं, चाहे तो हम XY लिख सकते हैं, कोई भी दो हम लिख सकते हैं समूह। तो अगर हमारे पास ये जो अभिकर्मक है, इस अभिकर्मक में जो दो समूह हैं उसमें एक पर धनात्मक और दूसरे पर ऋणात्मक आवेश हो, तो धनात्मक आवेश वाला कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पर, और ऋणात्मक आवेश वाला भाग जो है वो कहाँ जाएगा, कार्बन पर। हमें योग उत्पाद मिलेगा जिसमें कार्बन पर क्या आ गया, Z, और ऑक्सीजन पर Y। इस प्रकार का योग उत्पाद हमें प्राप्त होगा। तो कोई भी जब योगात्मक अभिक्रिया है, हमें देखना है कि क्या चीज ऐड हो रही है। जैसे हम बाद में अभी रिएक्शन देखेंगे, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अब अगर कोई रिएक्शन आ गई NH3 के साथ, अमोनिया, ठीक है। अब ये अमोनिया में क्या है, दो भाग करने हैं हमें, है ना, दो भाग करने हैं। तो अमोनिया में अब दो भाग कैसे होंगे, NH3 है, NH2 और ये H, इसको इस तरह से लिख लें। अमोनिया को किस तरह से लिख लें, इस तरह से। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक है, तो अगर हम इसको एक समूह बना लें और इसको दूसरा, तो हाइड्रोजन होगा वो धनात्मक भाग होगा, और शेष बचा हुआ जो होगा वो डेल्टा माइनस। तो जो हमें उत्पाद मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो हमारा ऋणात्मक है वो कहाँ आ जाएगा, NH2, और H यहां पर। इस प्रकार का उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। यदि अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो इस प्रकार का उत्पाद आपको प्राप्त होगा।
अभी ये रिएक्शन आज बाद में पढ़ेंगे, इसके साथ में अमोनिया के और बहुत सारे वितरणों की रिएक्शन आएगी। अगली स्लाइड दिखाएं जरा सा। ये जो रिएक्शन होती है योगात्मक अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं को अम्ल या क्षार की उपस्थिति से कोई फर्क पड़ता है क्या? हम उत्प्रेरण पढ़ते हैं हमेशा अभिक्रियाओं में, तो इन अभिक्रियाओं में, योगात्मक अभिक्रियाओं में अम्ल डालें तो उत्प्रेरण होगा या क्षार डालें तो उत्प्रेरण होगा? इन अभिक्रियाओं में दोनों से ही उत्प्रेरण होता है। अम्ल भी इन अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं और क्षार भी तीव्र करते हैं। ठीक है, हमारा अभिकर्मक जो है वो किस प्रकार का है उस पर निर्भर करेगा कि हम अम्ल उत्प्रेरण लें या क्षार उत्प्रेरण लें, परंतु दोनों ही अभिक्रिया को तीव्र करेंगे। अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रियाएं कैसे कार्य करेंगी? अम्ल का अर्थ हो गया H+ आयन की उपस्थिति है। थोड़ा सा हमने जो हमारा अभिकर्मक है YZ अभिकर्मक है हमारा, YZ अभिकर्मक के साथ हमने क्या किया, थोड़ा सा H+ डाल दिया, अम्ल डाल दिया। अब ये H+ अम्ल क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को प्रोटोनीकृत करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास डेल्टा ऋण आवेश है। तो जैसे ही इसके पास प्रोटोनीकरण होगा OH+ इस प्रकार से, अब ये जो धनावेश है ये ऑक्सीजन अपने पास नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो विद्युत ऋणी है। वो कहेगा भाई ये प्लस चार्ज तो कार्बन के पास होना चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन कम पसंद है, मुझे तो ज्यादा पसंद है। तो क्या हुआ, पाई बंध को ये ले लेगा और ये आपकी अनुनाद संरचना बन गई। OH धनावेश आ गया कार्बन के पास। अब क्योंकि कार्बन के पास जो हमने पहले देखा था वहां पर डेल्टा धनावेश था, वहां पर क्या था, डेल्टा धनावेश था। तो नाभिक स्नेही जब आक्रमण कर रहा था तो उसको डेल्टा धनावेश कम आवेश मिल रहा था, परंतु अम्ल उत्प्रेरण की उपस्थिति में यहाँ पर हमारे पास वही दोनों के पास यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है। अब अम्ल उत्प्रेरण की स्थिति में क्या हुआ, कार्बन के पास पूर्ण धनावेश आ गया है। पूर्ण धनावेश आ गया है तो Z का आक्रमण जो है, नाभिक स्नेही का आक्रमण क्या होगा, और तीव्रता से होगा, यानी उत्प्रेरण हो गया। ठीक है, आपके पास उत्प्रेरण होकर यहाँ पर Z आ गया, यहाँ पर OH उत्पाद बन गया। ठीक है, यदि हमारे पास अभिकर्मक के साथ क्षार ले लें, यदि हम क्षार ले लें तो क्षार उत्प्रेरण कैसे कार्य करता है? यदि हमारा अभिकर्मक किस प्रकार का हो, ये तो उत्प्रेरक है। अभिकर्मक, अभिकर्मक ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग है वो क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्षार हमारा इस हाइड्रोजन को लेकर क्या बना लेगा, जल, और नाभिक स्नेही जो है वो मुक्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जहां दुर्बल अभिकर्मक है, जहां दोनों भाग आसानी से धनावेशित और ऋणावेशित होकर अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं, वहां पर हम, अगर हाइड्रोजन है हमारे अभिकर्मक में और अभिकर्मक में इस तरह का अभिकर्मक है जहां पे आसानी से दोनों अलग अलग नहीं हो रहे हैं, तो हम क्षार उत्प्रेरक ले सकते हैं। ये हाइड्रोजन को ले लेगा, नाभिक स्नेही हमारा मुक्त हो गया। अब नाभिक स्नेही हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा तीव्र अभिकर्मक नहीं था, ये हमारा तीव्र अभिकर्मक हो गया। ये आकर तुरंत इस धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करेगा और ये धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करके आपके पास वापस से ये बंध बन गया। ऑक्सीजन के पास ऋणावेश आ गया, क्योंकि जब ये कार्बन को देगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। ये आपके पास आने के बाद अब क्या होगा, ये जो आपका अभिकर्मक है इसमें से हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, और नाभिक स्नेही जो है आपका मुक्त हो जाएगा एक दूसरे अणु पर आक्रमण करने के लिए। इसका अर्थ थोड़ा सा OH डालते ही उत्प्रेरण हो गया। अभिक्रिया में पहले ये हमारा इतना अच्छा आक्रमणकारी नहीं था, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन अभी छोड़ के जाता ही नहीं है आसानी से इसको।
ये अभिक्रिया जो है उत्प्रेरण, क्षार उत्प्रेरण, हाइड्रोजन साइनाइड का योग। हम अभिक्रिया पढ़ते हैं कार्बोनिल यौगिक में, हम जानते हैं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड से जब अभिक्रिया कराई जाती है तो साइनोहाइड्रिन बनते हैं। ये जो यौगिक बनते हैं क्या कहलाते हैं? एक साइनो समूह और एक हाइड्रोक्सिल समूह, साइनोहाइड्रिन। HCN एक दुर्बल अम्ल है। क्योंकि HCN एक दुर्बल अम्ल है, H+ आयन देता है परंतु आसानी से नहीं देता। दुर्बल का अर्थ क्या है? आसानी से नहीं देता। तो यदि हम इस अभिक्रिया में क्षार उत्प्रेरक मिला दें तो ये क्षार का OH H+ आयन को लेकर जल बना लेगा, Cn- आयन मुक्त हो जाएगा और Cn- आयन जब मुक्त हो जाएगा तो वो एक अच्छा नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल होने के कारण अभिक्रिया में कार्बन पर आक्रमण करेगा और बाद में जो वाटर बन गया है वहां से आपको प्रोटॉन ऑक्सीजन ले लेगा, आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो साइनोहाइड्रिन में क्षार उत्प्रेरक लिया जाता है क्योंकि HCN एक दुर्बल अम्ल है और ये आपकी योगात्मक अभिक्रिया होती है। और कौन कौन सी रिएक्शन होती है योगात्मक अभिक्रिया? हमने पहले पढ़ी हो, हमें याद हो कोई? एल्डिहाइड व कीटोन दोनों ही समूह जो हैं आपके, आपको पहचानना हो कि दिया गया यौगिक उसमें क्रियात्मक समूह क्या है ना? यदि हमें पहचान करनी हो कि इसमें क्रियात्मक समूह क्या है तो एल्डिहाइड या कीटोन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए एक परीक्षण करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइट। सोडियम बाइसल्फाइट, सोडियम बाइसल्फाइट परीक्षण। कार्बोनिल समूह का परीक्षण सोडियम बाइसल्फाइट। जो प्रायोगिक रसायन का पाठ आपका आता है ना, उसमें यही सारी चीजें वापस से रिपीट होती हैं। तो केमिस्ट्री में एक बार पढ़ी हुई चीज वो बार बार आती रहती है। सोडियम बाइसल्फाइट परीक्षण, और ये क्यों काम आता है कि एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई सा भी समूह हो, जैसे ही ये डालते हैं हम सोडियम बाइसल्फाइट, श्वेत अवक्षेप बन जाता है। श्वेत अवक्षेप, व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो जल में अविलेय है, इनसॉल्युबल है, पानी में नहीं घुलता, तो तुरंत सफेद रंग का सॉलिड बैठ जाएगा। जैसे ही आप द्रव लिक्विड है आपके पास टेस्ट ट्यूब में, उसमें सोडियम बाइसल्फाइट का सॉल्यूशन डालेंगे, हिलाएंगे, तो व्हाइट अगर सॉलिड आ गया, अवक्षेप आ गया, तो इसका मतलब एल्डिहाइड या कीटोन उपस्थित है। ठीक है, अब जो उपस्थित है उसमें क्या बनता है आपका उत्पाद? क्या बनता है? योगात्मक उत्पाद। योगात्मक उत्पाद में आपका ये कार्बन पर ऑक्सीजन, यहां पर आपके पास SO3HON, या इसमें आपके पास SO3Na और यहाँ OH, क्योंकि SO3 है ना सल्फोनिक समूह हो गया, तो ऋणात्मक आवेश यहाँ पर बंद, सहसंयोजी गुण अधिक होगा, यहाँ पर आयनिक गुण अधिक होगा। और यह अभिक्रिया काम आती है यदि कई यौगिकों का मिश्रण हो, कई क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का मिश्रण हो, उन यौगिकों से एल्डिहाइड या कीटोन को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए। आपके पास कोई मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड कीटोन भी है, कोई दूसरा कंपाउंड भी है, बहुत 3 4 5 क्रियात्मक समूह का मिश्रण है और उसमें से आपको कहा जाए कि एल्डिहाइड कीटोन हमें अलग करना है, तो इस अभिक्रिया को काम में लेते हैं। क्यों काम में लेते हैं? कि आपने मिश्रण के अंदर क्या डाल दिया? सोडियम बाइसल्फाइड। एल्डिहाइड कीटोन ने अभिक्रिया कर ली, बाकी कोई समूह अभिक्रिया नहीं करेगा, श्वेत अवक्षेप बन गया, छान लिया, छानने के बाद बाकी सब अलग कर दिए, एल्डिहाइड कीटोन अलग हो गया। अब एल्डिहाइड कीटोन जो हमें वापस चाहिए, ये तो वाइट सॉलिड है, हमें इससे काम नहीं करना, ये तो एक सॉल्ट बन गया है ना, हमें एल्डिहाइड कीटोन वापस चाहिए,
तो एल्डिहाइड कीटोन को वापस प्राप्त किया जा सकता है। यहां देखिए, आपको यदि अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाए इस श्वेत अवक्षेप की, तो आपको वापस से कार्बोनिल समूह की प्राप्ति होती है। क्या हुआ? सोडियम बाइसल्फाइड का योग हुआ और श्वेत अवक्षेप सॉलिड बन गया, योग उत्पाद बन गया। इस योग उत्पाद की अभिक्रिया यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाए तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इस तरह से निकल जाएगा और आपके पास कार्बोनिल समूह जो है वो वापस से प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब पहले सोडियम बाइसल्फाइड डाल के वाइट प्रेसिपिटेट बने, उसको छान के अलग कर लें और फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, वापस से सॉलिड जो है वो घुल जाएगा। घुलने का मतलब सॉल्यूशन में क्या मिल गया? कार्बोनिल समूह वापस मिल गया आपका। इससे अगली स्लाइड ले लें, अगली और अगली। हाँ, अब देखिए कि हमारे पास एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, एलिफेटिक भी है, एरोमेटिक भी है। योगात्मक अभिक्रिया कहाँ तीव्रता से होती है, कहाँ कम तीव्रता से होती है? एडिशन रिएक्शन जो है उसमें एल्डिहाइड में ज़्यादा आसानी से होगी या कीटोन में ज़्यादा आसानी से होगी? एलिफेटिक कीटोन में ज़्यादा आसानी से होगी या एरोमेटिक में आसानी से होगी? तो उसके लिए हम देखें कि हमारे पास अभिक्रिया, इसमें सवाल बनते हैं। जब सवाल बनेंगे ना तो कैसे बनेंगे कि योगात्मक अभिक्रिया एल्डिहाइड में अधिक आसानी से होगी या कीटोन में? एल्डिहाइड में अधिक आसानी से होती है। अब जब हमने कहा एल्डिहाइड में अधिक आसानी से होती है तो फॉर्मेल्डिहाइड में और अधिक आसानी से होती है, एसिटल्डिहाइड या किसी अन्य एल्डिहाइड की तुलना में। उसके बाद कीटोन और उसके बाद एरोमेटिक कीटोन। यहाँ पे AR कर दिया मैंने और यहाँ R कर दिया। एक एलिफेटिक है, एक एरोमेटिक है और इससे और आगे बढ़ाएंगे तो दोनों और एरोमेटिक आ जाएगा। अब ये तो एक क्रम आ गया है ना। जैसे पहले हमने बताया था कि अल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय है। क्यों अम्लीय है यहाँ समझाया था, पर जब उस समय ध्यान नहीं जाता है हमारा, जब पढ़ा रहे होते हैं बाद में सवाल आता है, कहीं से भी कोई विद्यार्थी सवाल पूछता है कि अल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय क्यों है। जब सवाल पढ़ेंगे तब याद आएगा कि ये क्यों है, वो चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर भी क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड योगात्मक अभिक्रिया अधिक तीव्रता से आसानी से दर्शाता है, अन्य एल्डिहाइड उससे कम, कीटोन उससे भी कम तीव्रता से, एरोमेटिक कीटोन कम क्रियाशील हैं योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति। क्यों? क्रम तो हो गया, अब क्या है क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ अभिक्रिया हमारी होती क्यों है? अभिक्रिया हमारी होती है क्योंकि कार्बन पर डेल्टा धनावेश और ऑक्सीजन पर डेल्टा ऋणावेश है। तो वो कारक जो इस धनावेश को बढ़ाएंगे वो अभिक्रियाशीलता को बढ़ाएंगे, जो कारक इस धनावेश को कम करेंगे वो अभिक्रियाशीलता को कम करेंगे। योगात्मक अभिक्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि कार्बन पर डेल्टा धनावेश है। तो कोई भी ऐसा कारण जो इस धनावेश को बढ़ाता है, अभिक्रिया को आसान करता है, और कोई भी कारक जो इस धनावेश को कम करता है वो अभिक्रिया को कम तीव्र कर देता है। अब हम जानते हैं एल्किल समूह का प्रभाव, प्रेरण प्रभाव। कौन सा प्रेरण प्रभाव? प्लस आई। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। किसको देना? कार्बन को। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया तो डेल्टा धनावेश कम हो गया। कम हो गया का मतलब फॉर्मल्डिहाइड की तुलना में ये एल्डिहाइड कम क्रियाशील, और इसमें आ गए दो समूह तो और भी कम हो गया, और भी कम क्रियाशील। एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन कम क्रियाशील क्यों है? एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण। कौन सी अभिक्रियाओं के लिए? योगात्मक अभिक्रियाओं के। अब उसके बाद आगे बढ़े हम एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या है? एरोमेटिक का तो प्लस आई प्रभाव नहीं है, है ना। एरोमेटिक का प्रभाव क्या है
कि एरोमेटिक यौगिकों में जो बेंजीन रिंग होती है हमारी, इस प्रकार से बेंजीन रिंग, यहां पर हमने कहा क्या है, डेल्टा धनावेश, ये बता रहे हैं आप। अगली स्लाइड दिखा दें जरा। ये जो डेल्टा धनावेश है, ये डेल्टा धनावेश हम इसको माइनस और इसको प्लस, ठीक है। यदि हम कहें अम्ल उत्प्रेरण भी है और यहाँ पर OH आ गया, यहाँ OH आ गया, तो यहाँ पर धनावेश आना चाहिए, है ना। अब ये जो धनावेश है, इस बेंजीन रिंग के कारण क्या होता है, अनुनाद के द्वारा इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये कहते हैं जैसे ही कार्बन पर धनावेश आता है, कहता है भाई अपने परिवार का एक सदस्य है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अपने पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, इसमें से इसको दे दें। अनुनाद संरचनाएं बननी शुरू हो गई। अनुनाद संरचनाएं क्या होती हैं, जिसमें परमाणुओं की स्थिति तो समान होती है, केवल इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये R, और धनावेश कहाँ गया, इस वाले कार्बन पर। क्या हुआ, इस कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन जो थे वो लेकर उस वाले को दे दिए जहां पर कमी थी। और अब इसके बाद में और अनुनाद संरचनाएं बनती चली जाएंगी। ये पड़ोसी क्या कहेगा, इधर दे दे। तो क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी देर के लिए शेयरिंग हो रही है, बंटवारा हो रहा है कि भाई थोड़ी देर ये प्लस चार्ज तुम रखो, थोड़ी देर प्लस चार्ज हम रखें। और अब धनावेश आ गया इस कार्बन पर। उसके बाद में और अगली संरचना और आगे, अभी और भाई बचे हैं बंटवारा करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर धनावेश जो है आपका 4 अनुनाद संरचनाएं बन गई। और 4 अनुनाद संरचनाओं में से केवल एक संरचना में कार्बन पर धनावेश है, बाकी 3 संरचनाओं में कार्बन पर धनावेश नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि कुल मिलाकर कार्बन पर धनावेश की कमी हो गई है। धनावेश की कमी हो गई है तो नाभिक स्नेही का आक्रमण मुश्किल हो गया है कंपैरेटिवली एल्डिहाइड की तुलना में या एलिफेटिक कीटोन की तुलना में। और यहाँ पर आक्रमण थोड़ा सा होगा, परंतु कठिनाई से होगा। योगात्मक अभिक्रिया होगी परंतु उतनी आसानी से नहीं होगी। एरोमेटिक यौगिक कम क्रियाशील होते हैं। और यहाँ तो एक रिंग है, जब दोनों एरोमेटिक एरोमेटिक कर देंगे तो ये 4 जो हमारी स्ट्रक्चर बनी है रेजोनेंस की, 3 स्ट्रक्चर इसमें और बढ़ जाएंगी दूसरी रिंग की वजह से। 7 अनुनाद संरचनाएं हो जाएंगी तो कार्बन पर योगात्मक अभिक्रिया और भी ज्यादा कठिन हो जाएगी। एक दूसरा और प्रभाव है त्रिविम प्रभाव, कि जब नाभिक स्नेही आकर आक्रमण करता है तो यहाँ कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, आसानी से नाभिक स्नेही पहुंच पाता है कार्बन तक। जो धनावेशित कार्बन है वहां पर जैसे जैसे समूहों का आकार बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे त्रिविम बाधा के कारण भी नाभिक स्नेही कार्बन तक अधिक आसानी से नहीं पहुंचता है। और योगात्मक अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड में सबसे अधिक तीव्रता से और कीटोन में, एलिफेटिक में कम और एरोमेटिक में उससे भी कम तीव्रता से होती है। तो अब इसमें बहुत सारे सवाल आ गए, क्रम क्या होगा वो भी आ गया। अब इसके बाद में देखें कि यदि हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, CH3 एसिटल्डिहाइड, इसका नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। पड़ोसी कार्बन पर विभिन्न प्रकार के समूह जुड़े हों तो किस समूह के जुड़े होने से अभिक्रियाशीलता बढ़ेगी, किस समूह के जुड़े होने से अभिक्रियाशीलता कम हो जाएगी। ठीक है, यहां पर हमने देखा, हमारे पास उदाहरण दिया है कि यदि हमारे पास इस कार्बन पर नाइट्रो समूह जुड़ा हो, CH2NO2, ठीक है, या हमारे पास इसकी जगह कोई हेलोजन जुड़ा हो, अलग अलग तरह के समूह हो सकते हैं, CH2Cl, और या हमारे पास कोई
एल्किल समूह जुड़ा हो, CH2 CH3। तो इनका सबका प्रभाव देखना है। कैसे देखना है? यहां इस कार्बन पर क्या जुड़ा है? प्लस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन देने वाला। यहां पर माइनस आई प्रभाव, यहां पर माइनस आई भी है, साथ में माइनस एम प्रभाव भी, मीजोमेरी प्रभाव। नाइट्रो समूह में मीजोमेरी प्रभाव भी होता है, क्योंकि यहां पर संरचना इस तरह से होती है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, या यहाँ पर डेटिव बॉन्ड। तो ये आपका जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन को लेकर अनुनाद संरचनाएं बनाता है। जहां अनुनाद संरचनाएं बनती हैं वहां मीजोमेरी प्रभाव। और मीजोमेरी प्रभाव कौन सा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर दूर ले जाने वाला माइनस एम प्रभाव। यदि इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस एम, लेता है तो माइनस एम। तो यहां पर क्योंकि दो प्रभाव हैं और दोनों ही माइनस माइनस वाले हैं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से कहां ले जा रहे हैं? दूर, धनावेश को बढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा क्रियाशील क्या होगा? ये वाला यौगिक, ठीक है। उसके बाद क्रियाशीलता जो होगी वो किसकी होगी? माइनस आई प्रभाव की, नंबर 2। और नंबर 3, नंबर 3 ये होगा, और नंबर 4 ये, क्योंकि यहां पर कोई भी समूह नहीं है। एसिटल्डिहाइड, इसकी क्रियाशीलता इससे कम होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास बिना सब्स्टिट्यूएंट वाला है, एसिटल्डिहाइड है, तो सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम क्रियाशील, उससे कम क्रियाशील, और सबसे कम क्रियाशील। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है आपका वो उस तरह से वेरी करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो सीधा क्रम पूछ लिया जाएगा कि क्रम, स्लाइड दिखा दें थोड़ा बच्चों को दोबारा, आगे लें। हाँ, हो गया, आगे ले लें और आगे लें। अब ये हाइड्रोजन साइनाइड का योग, ये हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से हाइड्रोजन साइनाइड का योग जो है वो क्षार उत्प्रेरित होता है, क्योंकि दुर्बल अम्ल है, इसीलिए बेस डालेंगे तो रिएक्शन तेजी से होगी। और आगे लें, सोडियम बाईसल्फाइड का योग, सोडियम बाईसल्फाइड से लवण बनता है और उसके बाद में इनसॉल्युबल है, अलग करके सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं तो उसको वापस से अलग कर सकते हैं। अगली रिएक्शन दिखाएं, एल्कोहलों का संयोजन, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बोनिल यौगिकों में यदि अल्कोहल मिलाया जाए तो सामान्य रूप से तो अभिक्रिया नहीं होगी, सिर्फ कार्बोनिल और अल्कोहल को मिक्स कर दो, कीटोन ले लिया, एक एसीटोन और अल्कोहल, इथेनॉल डाल दिया। यदि उसमें थोड़ी सी HCl गैस की मात्रा डाल दी जाए, ड्राई HCl लिखा है जहां, देखिए फिर याद करें, मैंने पिछली क्लास में बताया था ड्राई HCl का मतलब HCl गैस से है, क्योंकि अगर HCl लिक्विड हम दिमाग में लाते हैं तो वो पानी है ही, क्योंकि द्रव नहीं होता है, HCl विलयन होता है पानी में, है ना। तो ड्राई HCl का मतलब HCl गैस, थोड़ी सी HCl गैस प्रोवाइड कर दें तो वो HCl गैस क्या करती है, जब एल्डिहाइड आपके पास है CH3COH प्लस अल्कोहल, अल्कोहल हमने ले कोई साधारण ROH ले लेते हैं, और इसमें हमने डाला HCl, HCl से हमें क्या मिलने वाला है? H प्लस। ये जो H प्लस है, ये H प्लस आयन क्या करता है? प्रोटोनीकृत करता है, ठीक है। और प्रोटोनीकृत करके अभिक्रिया को आसान बनाता है। आपके पास योग होगा, क्योंकि हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? योगात्मक। कार्बन और ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पर क्या आएगा? H, है ना, और यहां पर OR, ROH में से जब योग होगा एक जगह OR जाएगा, एक जगह H जाएगा, क्योंकि जब अल्कोहल में हम देखें कि दो टुकड़े करने हैं हमें, तो H पर डेल्टा धन आवेश और OR पर डेल्टा ऋण आवेश। तो आपके पास क्या संरचना बन गई? O
HCH3OR। इस यौगिक का नाम है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल नाम कहाँ से आया है कि जब इसकी रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास ROH की मात्रा अधिक है, तो ये जो OH समूह जुड़ा हुआ है, ये OH समूह और प्रतिस्थापित हो जाता है OR से, और इस OH की जगह भी OR आ जाता है। आपके पास अंतिम उत्पाद बनता है OR HOR। जब हमारे पास एक कार्बन पर 2 OR समूह जुड़े हों, ठीक है, 2 OR समूह जुड़े हों और एक हाइड्रोजन हो, तो यौगिक का नाम है एसीटेल। और अगर यहां पर R होता तो क्या हो जाता? अगर यहां पे हमने एल्डिहाइड की जगह क्या लेते, इसकी जगह हम R ले लें, तो हमारे पास कीटोन हो जाएगा R। तो जब इससे अंतिम उत्पाद बनेगा तो क्या बनेगा? CH3CR, इस O की जगह OH आएगा और फिर अंत में OR आ जाएगा। ये R डैश कर देते हैं इसको हम, है ना। ये वाला R तो क्या है? कीटोन का R डैश, और OR किसका है? अल्कोहल का, और दूसरा OR। एक तो कहाँ से आया? ये R तो कीटोन का, ये OR योग होने से, और ये OR OH का प्रतिस्थापन होने से। अंतिम उत्पाद ये जो बनेगा, जिसमें क्या है? 2 OR जुड़े हैं कार्बन से और 2 एल्किल समूह हैं, ये कहलाएगा कीटेल। कीटोन से कीटेल, एल्डिहाइड से एसीटेल। और ये जो बीच में बना था, जिसमें एक OR था, आधे को कहते हैं हेमी, हेमीस्फीयर, है ना। आधा, हेमी का मतलब आधा, तो हो गया हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, और ये हो जाएगा इधर हेमी कीटल। हेमी कीटल, जहां एक OR वहां हेमी कीटल, हेमी एसिटल, और जहां 2 OR आ गए वहां पर कीटल और एसिटल। और ये रिएक्शन केवल एल्डिहाइड कीटोन में होती है अल्कोहल से। कब होती है? HCl, ड्राई HCl या HCl गैस की उपस्थिति, है ना। तो वो रिएक्शन कब होगी? जब वो उत्प्रेरक या आपका जो भी आपका विकर्मक है विशेष, उस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या उत्पाद बनेगा? अभिक्रिया क्वेश्चन आएगा कि क्या उत्पाद बनेगा, तो तीर के ऊपर अभिक्रिया में क्या लिखा हुआ है उसका बहुत महत्व है ना। क्या एडिशनल रिएजेंट या उत्प्रेरक आपने क्या लिया है, उस पर डिपेंड करेगा कि जो 2 आपके रिएक्टेंट हैं वो कौन सा प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। अगली स्लाइड। अब ये देखिए, ये क्या हुआ, जो हमारा कीटल या एसिटल बन रहा था, 2 OR समूह आ रहे थे। अल्कोहल से क्या है? 2 OR। डायोल पढ़े थे हमने। डायोल क्या था? जिसमें एक ही अणु में 2 OH समूह थे। ग्लाइकॉल, ये आपके पास क्या है? ग्लाइकॉल। इसमें क्योंकि एक ही अणु में 2 OH समूह हैं, यदि इसकी अभिक्रिया कराई जाए किससे? कीटोन से या एल्डिहाइड से, कीटोन से या एल्डिहाइड से। तो यहां पर हम कीटोन का उदाहरण ले लेते हैं। पहले योग होगा, क्या होगा? H इस ऑक्सीजन के पास, और शेष बचा हुआ अणु कार्बन के पास, और ये जो OH होगा, अब इस OH का और दूसरा जो शेष बचा हुआ H है उसका जल निकल जाएगा और वापस से क्या बन जाएगा? कीटल, चक्रीय कीटल। क्या होगा? देखिए, R R, और अब आपके पास OH, शेष बचा हुआ अणु क्या है? यहाँ पर O CH2 CH2 O
H, है ना। यहाँ पर हमने रिएक्शन जो की है वो HCl की उपस्थिति में ही हुई है, और यहाँ से क्या हुआ, जल का अणु निकल गया, है ना। हेमी एसिटल से एसिटल या हेमी कीटल से कीटल क्यों बनता है, क्योंकि ROH का एक और अणु जब आता है तो OH और अल्कोहल से H निकल के वाटर निकल जाता है, और अब आपके पास चक्रीय उत्पाद बन गया जिसको कहेंगे चक्रीय कीटल। R यहाँ पर ये ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन आ गए, और यहाँ पर आपके पास CH2 और यहाँ पर CH2। 5 सदस्यीय वलय बन गई जिसमें 3 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन। कार्बन पर क्योंकि 2 एल्किल समूह और 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, है ना, कीटल, और क्योंकि साइक्लिक संरचना है तो साइक्लिक कीटल या चक्रीय कीटल। ये आपकी योगात्मक अभिक्रियाओं में रिएक्शन हो गई। अगली स्लाइड दिखाएं। हाँ, अब क्योंकि ये ग्लाइकॉल है इसीलिए इसका जब नाम बोलेंगे तो उसके नाम में ग्लाइकॉल जोड़ देंगे। एथिलीन ग्लाइकॉल से बना है तो एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। अब ये जो अगली रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक ही रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शंस आ जाएंगी। कार्बोनिल समूह की पहचान करने के लिए हमने कहा कि एक तो सोडियम बाइसल्फाइड का योग श्वेत अवक्षेप बनता है। इसके अतिरिक्त अगर हम टेस्ट करें तो एक बहुत ही आसान टेस्ट करते हैं हम प्रयोगशाला में, कार्बोनिल यौगिक है या नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही देते हैं ये अभिक्रियाएं। अभिक्रिया का जो भी हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है, यौगिक दिया हुआ है, पता लगाना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन, उसको छोटा होके क्या कहते हैं, 2,4-DNP टेस्ट। DNP टेस्ट। एल्डिहाइड या कीटोन, यदि आपके पास कार्बोनिल समूह है और आपने ये सॉल्यूशन डाल दिया इसमें, तो नारंगी अवक्षेप आता है, ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट आता है। यदि यौगिक में 2,4-DNP विलयन डालने पर नारंगी अवक्षेप आए तो कार्बोनिल समूह उपस्थित। क्या रिएक्शन होती है इसमें? 2,4-DNP क्या है? 2,4-D से डाई, नाइट्रो, 2,4-डाई नाइट्रो, और P से है फेनिल हाइड्रेजीन। यौगिक का नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन क्या होती है? हाइड्रेजीन क्या होती है? NH2 NH2 हाइड्रोजीन है ना ये। अब इस हाइड्रोजीन में एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दें? फेनिल समूह लगा दें, तो क्या बन गई? फेनिल हाइड्रोजीन, है ना। एक हाइड्रोजन हटाकर हमने क्या लगा दिया? फेनिल समूह, तो बन गया फेनिल हाइड्रोजीन। और फेनिल हाइड्रोजीन में ये अब कार्बन कौन सा हो गया? नंबर 1, क्योंकि हाइड्रोजीन कहाँ जुड़ा है? यहाँ पर 2 और 4, इसका पड़ोसी 2, ये 1 है, तो यहाँ पर हो गया 2, 3, 4, 5 और 6। 2 पर और 4 पर दोनों जगह क्या लगा दे? नाइट्रो समूह। तो हमारा क्या यौगिक हो गया? 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। ठीक है। जब इसको हम मिलाते हैं कार्बोनिल यौगिक में तो हमें नारंगी रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो अविलेय होता है। तुरंत ही ठोस पदार्थ मिलेगा नारंगी रंग का, तो हम कहेंगे कार्बोनिल समूह उपस्थित।
एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी। अब बाद में एक दूसरी कोई रिएक्शन टेस्ट हमें लगाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, परंतु एक कॉमन टेस्ट जो है वो क्या होगा, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन टेस्ट। क्या होता है इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन हाइड्रोजीन हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे हाइड्रोक्सिल अमीन हो, चाहे फेनिल हाइड्रोजीन हो, बहुत सारे ऐसे यौगिक जो कि अमोनिया के व्युत्पन्न, ये अमोनिया है, अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्न। अमोनिया के व्युत्पन्न से क्या मतलब है, एक हाइड्रोजन को मैंने Z से बदल दिया, एक हाइड्रोजन को क्या किया, Z से बदल दिया, तो अमोनिया के व्युत्पन्न हो गए ये सब। ये Z क्या क्या हो सकता है, ये Z जो है अगर हाइड्रोजन है तो ये हो गया अमोनिया, है ना, और ये Z अगर NH2 है तो आपका यौगिक हो गया हाइड्रोजीन। ये Z अगर OH हो तो यौगिक हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल समूह, एमीन समूह, यौगिक का नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। अमोनिया, हाइड्रोजीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। फेनिल हाइड्रोजीन, क्या किया हमने, ये जो समूह है ये Z समूह क्या है, NH-PH, NH2 तो एक है ही, ये Z क्या है, PH फेनिल, है ना, तो आपका हो गया PH NH NH2, यौगिक का नाम हो गया फेनिल हाइड्रोजीन। और इसके अंदर पीएच के अंदर 2 नाइट्रो जोड़ दें तो वो हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। ठीक है, ये सभी यौगिक जिसमें एक समूह कॉमन क्या है, ये कॉमन है ना, यहां पर NH2 अमोनिया जो था ये सब में कॉमन है। शेष बचा हुआ जो है वो Z है। तो ये सभी के सभी जो यौगिक हैं ये क्या कहलाएंगे, अमोनिया के व्युत्पन्न। अब क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लो हाइड्रोजीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, इसमें क्योंकि एक हाइड्रोक्सिल समूह है एक एमिनो समूह है, हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन था हमारे पास ये NH2 एक हाइड्रोजन हटा के फेनिल रिंग जोड़ दी है, फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन। और उसमें हमने 2 और 4 नंबर पोजीशन पे वहां देखिए वो फेनिल हाइड्रोजीन में नाइट्रो जोड़ दिया है, तो यौगिक का नाम हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। ये सभी के सभी जो आपके यौगिक हैं ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आपका यहाँ पर यौगिक है उस पर अब हम इसको ZNH2 लिख लेते हैं, है ना, एक ही रिएक्शन में सारा काम हो जाएगा। अब अलग अलग रिएक्शन याद करने के लिए Z को H से बदल दें तो अमोनिया से रिएक्शन हो गई, NH2 बदल दें तो हाइड्रोजीन से हो गई, OH लगा दें तो हाइड्रोक्सिल अमीन से हो गई, PHNH लगा दें तो फेनिल हाइड्रोजीन हो गई। क्या होगा, योगात्मक अभिक्रिया कैसे होगी, Z क्या है, धनात्मक भाग, क्योंकि अमोनिया में क्या था, ये धनात्मक भाग डेल्टा प्लस, और ये NH2 क्या था, डेल्टा ऋण, है ना, तो कौन सा जाएगा, NH2 कहाँ जाएगा, कार्बन पे, तो आपके पास उत्पाद क्या बनेगा, RCO, O पर क्या आ गया, OH, और यहां पर आ गया
अच्छा, इसमें देखिए क्या होगा, एक मिनट, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन जो होनी है, देखिए इस रिएक्शन में एक हमारा H2 है धनात्मक भाग और NH2 है ऋणात्मक, तो इन सभी यौगिकों में भी धनात्मक भाग तो क्या रहेगा, H ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये वाला भाग क्या है, बदल रहा है NH2। अब आपके पास क्या होगा कि रिएक्शन जब होगी तब कैसे होगी कि इस NH2 का एक हाइड्रोजन तो अलग हो गया और शेष बचा हुआ अलग हो गया। आपके पास जब रिएक्शन हो रही है ZNH2, तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन होते समय इस Z को हम रिएक्शन वाला Z ना लें, है ना, कैसे लें हम, ZNH। अमोनिया में क्या जुड़ा हुआ है, Z, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऐड हो रहा है, Z एक अतिरिक्त समूह आ गया है, ठीक है। तो अब जब रिएक्शन होगा हमारे पास, तो वो रिएक्शन कैसे होगा कि ये वाला जो Z है ये H हो गया, तो यहां तो हो गया ये Z की जगह H, है ना, और दूसरा भी H और ये वाला H। रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला H जाएगा, यहां से एक H जाएगा और यहां से एक H, क्योंकि हाइड्रोक्सिल अमीन है ना, अब पूरा समूह Z है, और यहां से ये वाला H। तो जब रिएक्शन होगी इन सभी यौगिकों में, तो हाइड्रोजन, क्योंकि एक NH2 तो सेम है, शेष बचा हुआ NH2 क्या है, सब में सेम है, एक जैसा है, और उस NH2 से एक हाइड्रोजन कहाँ जाने वाला है, ऑक्सीजन पर, और शेष बचा हुआ, यहाँ पे हम कीटोन ले लेते हैं उदाहरण के लिए तो थोड़ा सा आसान रहेगा, शेष बचे हुए में क्या बन गया, यहाँ पर NH2 था, है ना, अमोनिया में तो क्या होगा NH2, पर जब Z आ गया तब क्या आएगा, NHZ। क्या बन गया, योग उत्पाद बन गया। अब इसका नाम क्या होगा, है ना, इसका नाम क्या होगा, जब हमारे पास हाइड्रेजीन है, जब हमारे पास अभिकारक क्या है, हाइड्रेजीन, तो उत्पाद बनेगा हाइड्रेजोन। नाम में क्या किया, जीन का ओन कर दिया, हाइड्रेजीन से क्या बना, हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रेजीन से क्या बन जाएगा, फेनिल हाइड्रेजोन, हाइड्रोक्सिल अमीन से बनेगा ऑक्जिम, हाइड्रोक्सिल अमीन से बनेगा ऑक्जिम, और 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन से क्या बनेगा, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन। और इस रिएक्शन के अंदर हम देखें कि इस कार्बन के पास OH समूह है, इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, यदि इसे थोड़ा सा गर्म कर दें तो क्या होगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, और निर्जलीकरण होके यहां से OH चला गया, यहां से H चला गया, आपके पास उत्पाद के रूप में एक ऐसा यौगिक बनेगा जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य द्विबंध होगा, कार्बन ये R डबल बॉन्ड N, और इसके पास अब डबल बॉन्ड N के बाद आगे Z। यहाँ पर एक अमोनिया हमने लिया है ना, इस Z को Z इज इक्वल टू R भी हो सकता है, Z इज इक्वल टू R, R का अर्थ क्या हो गया, R NH2 एमीन, अमोनिया, और ये क्या हो गया, एमीन। अगर ये एमीन है तो यहाँ पर R डैश आ जाएगा,
एक तो कीटोन वाला आर, कीटोन वाला आर को हम यहाँ पे आर डैश कर देते हैं, इसको आर डैश कर देते हैं, तो ये तो आर डैश हो गए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यदि अभिक्रिया किस में कराई जाए, कीटोन और एमीन में, तो इस तरह का उत्पाद बनेगा। इसको कहेंगे शिफ क्षार, शिफ बेस। क्या है ये, शिफ बेस, शिफ क्षारक। यहाँ देखिए ये सब जितनी रिएक्शन आपको बताई उसकी एक समरी दी हुई है कि यदि Z हाइड्रोजन हो तो विकर्मक हो गया अमोनिया, उत्पन्न बन गया ईमीन, है ना, ये हमने कल बात की थी ईमीन कि अगर नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बन तो एमीन, और यदि एक डबल बॉन्ड तो ईमीन। यदि R है Z तो यौगिक क्या हो गया, एमीन, और उत्पाद क्या बन गया, शिफ क्षारक, है ना, जिसको प्रतिस्थापित इमीन है तो उसमें क्या उसका नाम है, शिफ बेस। उपयोगी अभिकर्मक है इसीलिए वो शिफ बेस को उस तरह से याद किया जाता है। अगर ZOH है तो आपका यौगिक हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन, उत्पाद बन गया ऑक्सिम। यदि NH2 है तो हाइड्रेजीन, और फाइनल उत्पाद क्या बन गया, हाइड्रेजोन। हाँ बोले, फेनिल समूह जुड़ गया, फेनिल हाइड्रेजोन, हाइड्रेजीन से अंत में उत्पाद हाइड्रेजोन। 2,4 डाई नाइट्रो, तो आपका बन गया डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन। और ये एक और है सेमी कार्बेजाइड, है ना, सेमी कार्बेजाइड एक और अभिकर्मक है जिससे अभिक्रिया इसी प्रकार की होती है। सेमी कार्बेजाइड क्या यौगिक है, NH2 NH, हाइड्रोजीन है ना, जैसे हाइड्रोजीन में NH2 था, इस NH2 का एक एच हटाकर क्या लगा दिया, CONH2। हाइड्रोजीन में एक एच हटाकर फेनिल रिंग लगाई थी, जैसे हमने फेनिल हाइड्रोजीन में, यहां वो फेनिल रिंग की जगह क्या लगा दिया, CONH2। तो आपका यौगिक है ये सेमी कार्बेजाइड, इस यौगिक का नाम है सेमी कार्बेजाइड। और जब उत्पाद बनेगा और जल निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा सेमी कार्बेजोन। देखिए वो जो दो दिख रहे हैं वो तो Z है, ये Z है, और आपका अभिकर्मक क्या है, NH2Z। आपका अभिकर्मक, पूरा अभिकर्मक क्या है, NH2Z। अगर ZH तो अमोनिया, बिल्कुल, ये ऊपर से नीचे तक सब Z ही तो है। नहीं, Z को सेमी कार्बेजाइड नहीं माना है, वो पूरे यौगिक को कार्बेजाइड, ये जो साइड में नाम लिखे हैं वो पूरे उसके नाम है, यौगिक का नाम है। NH2 जोड़कर हाइड्रोजीन, सिर्फ NH2 थोड़ी है हाइड्रोजीन, NH2 वहां पर उस यौगिक का अभिकर्मक का नाम है हाइड्रोजीन, है ना। ये आपकी किताब में दे रखा है, चार्ट बुक में दे रखा है, तो इसको उतारने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप बुक में से देख सकते हैं। अगली स्लाइड दिखाएं। देखिए ये उदाहरण दिखाया गया है, हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया की तो अंतिम उत्पाद बन गया ऑक्सिम, हाइड्रोजीन से अभिक्रिया की तो उत्पाद बन गया हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया की तो उत्पाद बन गया फेनिल हाइड्रेजोन। अगली स्लाइड दिखा दें। अब ये एक लास्ट रिएक्शन है योगात्मक जो अभिक्रियाएं हैं उसमें, इसके बाद हम अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अगली बार। ग्रीनयार अभिकर्मकों का संयोजन, और ये रिएक्शन रिपीटिशन है। वापस से हम याद करें अल्कोहल बनाने की विधि। अल्कोहल बनाने की विधि में हमने पढ़ा था कि ग्रीनयार अभिकर्मक की अभिक्रिया यदि फॉर्मल्डिहाइड से कराई जाए तो प्राथमिक अल्कोहल, अन्य एल्डिहाइडों से कराई जाए तो द्वितीयक अल्कोहल, और अन्य
कीटोन से कराई जाए तो तृतीयक अल्कोहल की प्राप्ति होती है। तो उसी रिएक्शन का रिपीटिशन है। देखिए वही रिएक्शन दोबारा आ गई कि ग्रीनियर रिएजेंट, पहले योग होता है, योग होने के बाद जल अपघटन होता है और जब जल अपघटन होने से आपको अल्कोहल की प्राप्ति होती है। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अगली स्लाइड दिखा दें। ये आपकी लास्ट स्लाइड है आज के लिए। फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करें तो प्राथमिक अल्कोहल, अन्य एल्डिहाइडों से रिएक्शन करें तो द्वितीयक अल्कोहल, और कीटोन से भी क्रिया कराई जाए अगर ग्रीनियर अभिकर्मक की तो टर्शरी अल्कोहल बनता है। और नीचे एक सवाल दिया है, इसको करके लाएं, अगली बार कोशिश करें। 2 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, क्वेश्चन है। जो अब तक हमने रिएक्शन पढ़ी हैं उसी में से है। 2 प्रोपेनॉल आपको दिया गया है, 2 प्रोपेनॉल, और उसे 2 फेनिल 2 प्रोपेनॉल बनाना है। इसका अर्थ क्या है कि आपको 2 प्रोपेनॉल का मतलब क्या है, CH3 CH CH3 और बीच वाले कार्बन पर जुड़ा है OH, और इससे बनाना क्या है 2 फेनिल 2 प्रोपेनॉल का अर्थ OH वही है, और 2 नंबर कार्बन पर एक बेंजीन रिंग जोड़ दी है C6H5। द्वितीयक अल्कोहल को तृतीयक अल्कोहल में बदलना है ना। तो इसमें रिएक्शन पहले कौन सी होगी, एक ही रिएक्शन से बन जाएगा या 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन का उपयोग होगा। पहली रिएक्शन कौन सी, दूसरी कौन सी, उसको आप स्वयं करने की कोशिश करें।